गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपका मनोज सर देवघर फाउंडेशन के आओ पढ़े और पढ़ाई पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे। आज मैं आपसे क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर पे डिस्कस करता हूं। ठीक है, जैसा आप लोग जानते हैं कि सैटरडे को हम क्लास 10th के साथ होते हैं और थर्सडे को क्लास 12 के साथ। वैसे तो ये यूनिट 1 का मीन्स टर्म 1 का टॉपिक है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इसमें मार्किंग स्कीम भी ज़्यादा मार्क्स का होते हैं। और मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब टॉपिक कवर किया। तो एक दो और जो बड़े टॉपिक हैं उसको कवर कर देना चाहिए, सो दैट बिल्कुल आप लोग टर्म 1 के टॉपिक में भी अच्छा करो और फिर अब धीरे धीरे टर्म 2 के टॉपिक पे ही मूव करेंगे। राइट, ट्रिगो भी हम टर्म 2 के टॉपिक में कवर कर चुके हैं, फिर आगे फर्दर ये करेंगे। तो आज हम लोग लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं उसका हम लोग पैटर्न देखते हैं कि क्या पैटर्न होता है उसका। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ linear equations in two variables, ठीक है। तो इसका जो पैटर्न होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं। इनको हम लोग 4 मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये जो पार्ट है इंटीजर वाला पार्ट यहाँ पे RHS में रहता है और हम लोग जो भी मेथड से सॉल्व करना होता है फिर वैसे यूज करते हैं। बट इसका एक्चुअल फॉर्मेट यही है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जब भी कोई लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इट हैज 4 मेथड्स टू सॉल्व। इट हैज 4 मेथड्स टू सॉल्व। हम कोई भी लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो 4 मेथड से करते हैं। पहला है ग्राफिक मेथड, ठीक है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, राइट, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, ठीक है। और चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हम लोग इलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। सो आप पहले बुक में आपका इलिमिनेशन ही है, इलिमिनेशन मेथड, आई थिंक, हाँ, इलिमिनेशन मेथड। सो इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड और इलिमिनेशन मेथड ये दोनों सेम चीजें हैं। और एक ग्राफिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 4 मेथड से हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। राइट, अब हम लोग जब कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बेसिकली 3 टाइप का सिचुएशंस आता है, 3 टाइप के केस आते हैं। वो 3 टाइप के केस क्या होते हैं जो मैंने अभी मिटा दिया, ठीक है। एक होता है वन सॉल्यूशन, एक सिचुएशन होता है वन सॉल्यूशन, जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, राइट। जब हम कभी भी उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक टाइप का सिचुएशन होता है कि वन सॉल्यूशन। ये कब होता है? अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि जब हम ग्राफ बनाते हैं, अगर हम ग्राफिकल अगर सॉल्व करें
एक लाइन का इक्वेशन अगर ये आया और दूसरी लाइन का इक्वेशन कैसे भी अगर वो एक पॉइंट पे किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, कोई भी दो लाइन है वो दोनों लाइन कैसे भी हो सकता है, अगर वो कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसको हम वन सॉल्यूशन कहते हैं। और ये जो पॉइंट आएगा, ये जो कोऑर्डिनेट आएगा वो x और y का कॉमन वैल्यू होगा, मतलब वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये होता है वन सॉल्यूशन। दूसरा सिचुएशन, दूसरा कंडीशन होता है मेनी सॉल्यूशन। दूसरा कंडीशन होता है मेनी सॉल्यूशंस। इसको हम लोग, इसका दूसरा नाम हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कहते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपको बेसिकली जो जिसका नाम, जैसे मैंने बताया आपको इलिमिनेशन मेथड, कोई कोई बुक में इलिमिनेशन मेथड लिखा हुआ रहता है, किसी किसी बुक में इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड लिखा रहता है। तो हमें दोनों बातों से वाकिफ होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक बात नहीं जानना चाहिए। उसी तरह कहीं कहीं वन सॉल्यूशन लिखा रहता है और इसी का दूसरा नाम यूनिक सॉल्यूशन है। इसी तरह इसका मेनी सॉल्यूशन और इसी को इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसका कंडीशन क्या होता है? इसका कंडीशन होता है कि अगर हम a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये दोनों ही, अगर ये तीनों ही पार्ट अगर इक्वल रिजल्ट दे रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इट मीन्स इट गिव्स मेनी सॉल्यूशन। और इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होगा, जैसे इसका ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ ऑलवेज कैसा भी, अगर मानकर चलते हैं अगर एक लाइन, हमारा एक लाइन का ग्राफ ऐसा है तो दूसरे लाइन का भी ग्राफ इसी पे ओवरलैप करेगा, इसी पे ओवरलैप करेगा, दूसरे लाइन का ग्राफ भी इसी पे ओवरलैप करेगा। मतलब बिल्कुल टच से मस इधर से उधर नहीं होगा, एक के ऊपर दूसरा लाइन होगा। चाहे वो लाइन अगर हमारा, सपोज कीजिए बाय द वे, अगर मैं ऐसे कहता हूं एक लाइन हमारा कुछ ऐसा आया, ऐसे आया, तो दूसरा लाइन भी ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा, इसी पे आएगा। ठीक है, और ये कैसा होता है, कैसे हम पहचानते हैं? हम लोग बिना एवर इसको चेक किए हुए अपने आप ऐसे देखकर भी पहचान जा सकते हैं कि ये मेनी सॉल्यूशन है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सपोज कीजिए अगर आपका एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू कुछ भी, मान लेते हैं 7 है, तो अगर दूसरा इक्वेशन इसी का कोई कोफिशिएंट हो, यानी इसका डबल, अगर मैं यहां पे ले लूं डबल, तो ये भी डबल होना चाहिए और ये भी डबल होना चाहिए, यानी दोनों ही इक्वेशन में सेम रिलेशनशिप फॉलो होना चाहिए। यानी इसका अगर डबल है, इसका भी डबल, इसका भी डबल। अगर ये इसका ट्रिपल है तो इसका भी ट्रिपल, इसका भी ट्रिपल। अगर 4 टाइम्स है तो यहां भी 4 टाइम्स, यहां भी 4 टाइम्स। अगर ये हाफ है तो ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ। अगर 1/3 है तो ये भी 1/3, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/4। मीन्स सेम relationship are found in all x, y and coefficient, all x, y and integral values, right? तीनों में सेम रिलेशनशिप फॉलोज होने चाहिए। तो अगर बिल्कुल वैसा है तो वो मेनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है और उसका ग्राफ ऐसे बनेगा और उसका जो कंडीशन है वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हम लोगों ने 2 टाइप देखे। तीसरा टाइप जब हम देखते हैं उसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। पहला वन सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा मेनी सॉल्यूशन था जिसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। और तीसरा जो टाइप है, यानी कि जब हम 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमने पहला चीज क्या देखा, उसको 4 मेथड से सॉल्व करते हैं। दूसरा चीज हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैसा भी सिचुएशन होगा अगर उसमें 3 ही टाइप की बातें हो सकती है। या तो वो वन सॉल्यूशन देगा यानी x और y का एक एक वैल्यू देगा,
जो वैल्यूज दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा केस होता है कि मेनी सॉल्यूशन, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो के टर्म्स में हम लोग निकालते हैं, जो आगे के क्लासों में देखते हैं। 10th क्लास में मेनी सॉल्यूशन का सवाल नहीं देता है बनाने के लिए, सिर्फ वन सॉल्यूशन रहेगा। और तीसरा कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन जिसको हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं, नो सॉल्यूशन, इसको हम लोग पैरेलल लाइन भी कहते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। और पैरेलल लाइन का जो ये है कंडीशन, वो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और इसका जो ग्राफ है, मानकर चलते हैं कि अगर एक लाइन ऐसा है तो दूसरा लाइन उसके ठीक कहीं पैरेलल ऐसे होगा, ठीक है। अगर लाइन आपका ऐसा है तो दूसरा लाइन ऐसा। अब पैरेलल लाइन का एग्जांपल हम लोग कई सारे एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका टेबल है, बेड है, साड़ी का किनारा है, रेलवे लाइन है ना, कॉपी जो हम लोग यूज करते हैं वो है। ये सब सारे पैरेलल लाइन के एग्जांपल्स हैं। तो इनमें अब कभी भी कोई चीज अगर रहेगा कि किस टाइप का सॉल्यूशन दे रहा है, तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए, हम लोग A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 निकालते हैं, पहले सबसे पहली बात है। और देखते हैं कि क्या ये आपस में इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहीं पे कंडीशन हम बोल देते हैं कि वन सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन, और सवाल स्टॉप हो जाता है। अगर है, अगर हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तब C1 अपॉन C2 निकालते हैं। अगर वो भी इक्वल है तो मेनी सॉल्यूशन, और वो अगर इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं सवाल पे। जो इसका कंसेप्ट है वो हमने देख लिया, और सबसे पहले ग्राफ है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन है सबसे पहला पार्ट, और उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम, और फिर ये। तो हम लोग दूसरे मेथड वगैरह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्राफ वाले पार्ट को बाद में लेते हैं किसी अदर क्लास में, वो बहुत छोटा सा पार्ट है। तो एक चीज देखने की बात यह है कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो जो भी लीनियर इक्वेशन का सवाल रहेगा, वो इनमें फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही कुछ न्यूमेरिकल सवाल होते हैं और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम के जो सवाल होते हैं उसको भी हमें फॉर्मुलेट करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह ही बनाने होते हैं। और अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का टाइप्स अलग अलग होता है, कहने को देखने को बहुत सारे सिचुएशंस इजी भी होते हैं, लेकिन इसका जो इक्वेशंस का पैटर्न कुछ ऐसा भी होता है जो थोड़ा ट्रिकी भी होता है। तो हम लोग हर डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। और अभी पहले मैं यही कह रहा हूं कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसको भी हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, और इसीलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अच्छे से समझना चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट स्टूडेंट। तो अब हम लोग देखते हैं पहला एक्सरसाइज, अभी मूव कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड वाला, और आते हैं सेकेंड एक्सरसाइज पे। सेकेंड एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारा यहां पे कहता है, जैसे एक्सरसाइज 3.2 में हमें कहता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, मैं फिर 1 नंबर पे अभी आता हूं, जब जैसे इसको कवर करता हूं, पहले जो मुझे मेन चीज डिस्कस करना है, मैं उन बातों पर आ रहा हूं। तो ऑन कंपेयरिंग, हम लोग 3.1 एक्सरसाइज ग्राफिकल वाला था, उसको अभी स्किप करके 3.2 पे आए हैं। और 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड द whether the lines corresponding representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। तो मेनी सॉल्यूशन को हम लोग कोइंसिडेंट भी कहते हैं, ठीक है। दो वर्ड हैं, कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये दो मतलब कि वर्ड अलग अलग वर्ड है। कोइंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट। तो जो कंडीशन
मेनी सॉल्यूशंस अगर रहेगा तो उसी का एक नाम हम कोइंसिडेंट भी कहते हैं। ठीक है, यहां पे आप ऐसा राइट। इसके बाद अब आपका जो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व हो पाता है, कोई यानी कि यहां पे हम पेयर ऑफ इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, जब कोई पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व हो पाता है, चाहे वो x का एक वैल्यू दे या k के टर्म्स में अनेक वैल्यू दे, अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व हो पाना संभव है तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं, और अगर वो सॉल्व नहीं हो पाए तो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। राइट, तो यहां पे जो भी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम यहां पे टू वेरिएबल के बारे में ही बात कर रहे हैं, वन वेरिएबल तो नहीं। ये इसके दो फेज हम कह सकते हैं, या तो ये सॉल्व हो पाएगा या सॉल्व नहीं हो पाएगा। कोई कंडीशंस ऐसा भी होता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट देता है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट कैसे, मैं आप आगे जब क्लास 11th में जाएंगे तब आपको कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट के बारे में पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस करता हूं। सपोज करो अगर हमने ग्राफ बनाया और एक इक्वेशन आ गया, अभी यहां पे ऐसा लाइन आया, ठीक है, और ये लाइन चूंकि अभी आपने इनइक्वालिटी वर्ड नहीं पढ़ा है इसीलिए आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, बट मैं आपको बिल्कुल समझाता हूं। अगर कोई लाइन ये बताता है कि इसका ग्रेटर वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इधर के वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, इधर के वैल्यू को, और अगर कोई लाइन आता है कुछ भी, सपोज करो आप ऐसा आया जो इधर के वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयर इज नो फिजिबल रीजन। कहते हैं ना हम आपस में घर में कई बार ऐसे करते हैं कि दोनों दो डायरेक्शन में चलता है, तो दो डायरेक्शन में चलेगा तो उसका मिलाव कभी नहीं हो पाएगा। हम कई बार घर में या इधर उधर किसी को एग्जांपल देकर कहते हैं ये दोनों मिल ही नहीं सकता, ये पूर्व पश्चिम दोनों दो डायरेक्शन में चलता है। तो इसी तरह जब हम कोई ग्राफ बनाएंगे, चूंकि अभी आपने इक्वेशंस आप लोग पढ़ रहे हो, एक वन वेरिएबल पढ़े, अब टू वेरिएबल पढ़ रहे हो, आपने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा, इसीलिए डायरेक्शन के बारे में अभी आपको उतना नॉलेज नहीं हो पाएगा। बट जब आप 11th क्लास में इनइक्वालिटी पढ़ोगे, उसका ग्राफ बनाओगे, तो आप देखोगे कि जो लाइन आया अब वो ग्रेटर है, लेस है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, और उस किस डायरेक्शन में हमारा उसका जाएगा, लाइन जाएगा। तो अगर एक का डायरेक्शन दूसरा हो और दूसरे का उसका अपोजिट हो, तो फिजिबल रीजन करके एक चीज होता है जहां कॉमन रीजन, जो दो इक्वेशंस अगर गिवन होते हैं या तीन इक्वेशंस गिवन होते हैं, चार इक्वेशंस गिवन होते हैं, पांच इक्वेशंस गिवन होते हैं, जितने इक्वेशंस गिवन होते हैं, अगर उन सबों का जो कॉमन एरिया हो, वो एरिया जो दिए हुए सभी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हो, उसको हम लोग फिजिबल रीजन कहते हैं। तो अगर फिजिबल रीजन नहीं हो पाया तो दैट मीन्स ये सोल्यूशन नहीं हो पाया, दैट मीन्स वो अनबाउंडेड हो गया, यानी अनबाउंडेड रीजन हो गया। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं वो चूंकि मैं क्लास 11th की बातें कर रहा हूं इसलिए हो सकता है थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, बट आप ये समझो कि अगर अनमैच्ड होता है कंडीशन, तो लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करने में अगर मैंने कहीं एक इक्वेशन दोनों जब हम सॉल्व करेंगे या तो वेरिएबल ही हट जाएगा। अगर कोई भी दो इक्वेशंस गिवन है और अब मैंने उसको कोई भी मेथड, अगर मैंने इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड लगाया और इक्वेशन यानी कि एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन 1 को हमने x को काटने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन वो y भी कट गया, तो अब वहां पे वेरिएबल ही नहीं है, हम वैल्यू किसका निकालें? वेरिएबल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वैल्यू किसका निकालेंगे? तो ऐसे कंडीशंस को हम कहते हैं कि ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो अगर दो ही कंडीशन होंगे, जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे, या तो वो सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो जो सॉल्व होगा उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। तो यहां पे कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट बहुत सारे बच्चे
को दिक्कत मतलब कि कंफ्यूजन आ जाती है। दो अलग अलग वर्ड है, ठीक है। कोइंसिडेंट वर्ड कहां यूज करेंगे? जहां पे कहेगा कि इसका नेचर क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा या वन सॉल्यूशन होगा, यानी वन सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन का वर्ड यूज होगा, या फिर पैरेलल लाइन यानी कि वन सॉल्यूशन यानी कि अगर कहेगा इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन, तो यानी कि वो वन सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन कह रहा है, ठीक है। तो हम a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 करके निकालेंगे, तो वो मैटर अलग है। और दूसरा मैटर जो मैं आपको बात कर रहा हूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो सॉल्व अगर होगा तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट, और सॉल्व नहीं हो पाएगा तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कहते हैं उसको, ठीक है। तो सॉल्व जो हो पाएगा वो कैसे सॉल्यूशंस, कैसे इक्वेशंस होंगे? तो जो वन सॉल्यूशंस वाले होते हैं, जो वन सॉल्यूशन वाले इक्वेशंस होते हैं और जो मेनी सॉल्यूशंस वाले होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस वाले होते हैं, उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। और जो नो सॉल्यूशंस वाले इक्वेशन होते हैं, नो सॉल्यूशंस वाले, उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं, राइट। और मेनी सॉल्यूशन वाले जो केस हैं वो क्लास 12th में है, और उसको फिर हम लोग अलग अलग मेथड से, एक होता है मैट्रिक्स मेथड, एक होता है डिटर्मिनेंट मेथड जिसको क्रेमर्स रूल कहते हैं, मैट्रिक्स मेथड को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहते हैं। तो उससे हम लोग निकालते हैं मेनी सॉल्यूशन वाले सवाल को आंसर के टर्म्स में, ठीक है। फिलहाल अभी आप यही जानोगे कि अगर कभी बोलेगा कंसिस्टेंट है, अगर ये केस आ गया आपका तो कंसिस्टेंट है, ये दोनों ही केस, और ये केस आया तो इनकंसिस्टेंट है, राइट। अब हम आते हैं सवाल पे। एक्सरसाइज 3.2 का सबसे पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको वही कह रहा है कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, या मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन, यानी कि बहुत ही इजी। कोई भी सवाल अगर हमने ले लिया, पहला पार्ट ले लिया कि 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y और प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 6y प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर आप ये दोनों नंबर इधर रहेगा तो वन सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट, दो टाइम के केस में जो आपको मैं बताता हूं, जहां पे आपको वन सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन की बातें कर रहा हो, वहां पे उस नंबर वाले पार्ट को इधर ले आओ, जो ओरिजिनल फॉर्मेट में है उस पे ले आओ। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू से सॉल्व करोगे लीनियर इक्वेशंस को, तब भी इधर ले आओ। अगर आप उधर भी रहने दोगे तब भी काम चलेगा, लेकिन उससे आप ही को कंफ्यूजन होगा। मैं आपको बोलूंगा यहां पे माइनस लिखना है, तो वो अननेसेसरी आपको एक दिमाग में एक अलग चीजें याद रखकर बॉदर्ड हो सकते हो, गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। सो बेटर है, मैं कह रहा हूं कि जब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के थ्रू से सवाल को सॉल्व करना हो, और अगर आपको वन सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशंस के को जानना हो, तो आप नंबर वाला पार्ट अगर इधर है तो वेल एंड गुड, और अगर आरएचएस के बाद है तो आप उसको आरएचएस के पहले यानी एलएचएस में ले आओ। दो कंडीशन में, जब आपको वन सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन जानना हो और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू से सॉल्व करना हो। तीन कंडीशन में आप उसको उधर ही रहने दो, इसको, इस नंबर को अगर इधर भी लिखा हुआ है तो आप इधर ले आओ। तीन कंडीशन में, कब ग्राफिक मेथड से जब आप सवाल को सॉल्व करोगे, यानी जब आप ग्राफ बनाओगे तब, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब आप सॉल्व करोगे, और इलिमिनेशन मेथड से जब आप करोगे। तो जो आपको मैं बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं वो आपको काफी इजी और कन्वीनियंट बनाएगा, राइट। तो उस कंडीशन में ये तीनों मेथड, ग्राफिक, सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन के केस में, ये नंबर्स को आप आरएचएस की तरफ ही रहने दो। अब हम लोग देखते हैं कि हियर सबसे पहले आप लिख सकते हो एक लाइन
कि a1 b1 c1 इक्वल टू दिस a2 b2 c2, फिर उसको a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ऐसे, और डायरेक्टली भी लिख सकते हो हियर a1 अपॉन a2 इक्वल टू 5 अपॉन 7 कॉमा b1 अपॉन b2 इक्वल टू -4 अपॉन 6, ये -4 अपॉन 6 तो 2 अपॉन 3। इसी जगह अब अगर आप c1 अपॉन c2 नहीं भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको दिख गया कि 5 अपॉन 7 डज नॉट इक्वल टू -2 अपॉन 3, देयरफॉर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हेंस वन सॉल्यूशन, हेंस वन सॉल्यूशन। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे आपका जो स्टेटमेंट है वो वन सॉल्यूशन वर्ड यूज नहीं किया है, इन्होंने वर्ड यूज किया है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो आपको वही करना है, जो लैंग्वेज, जो स्टेटमेंट, जो बोले, जो कहता है उसी वे में हमको रिप्लाई करना चाहिए। तो देयरफॉर हेंस वन सॉल्यूशन, या लिखो इट इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट, इट इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट, राइट स्टूडेंट। तो अब आपको एक सवाल आप मैंने दिखलाया, इसमें 3 क्वेश्चन है, एक और दिखा देता हूं, वो वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, जितना बातें मैंने किया उससे आप इसको बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। एनीवे, चलो एक और सवाल आपको देखना है तो देख लो। इसका सेकेंड पार्ट कहता है 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और 18x प्लस 6y और प्लस 24 इक्वल टू 0। ये आपका 1 और 2। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल देखकर ही एकदम क्लियर है कि इसका डबल है, ये इसका भी डबल है, इसका भी डबल है, यानी ये मेनी सॉल्यूशन है, ऑब्वियस है एकदम। ऑफ कोर्स हियर a1 अपॉन a2 इक्वल टू 9 अपॉन 18, दैट इज 1/2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 3/6, दैट इज 1/2, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 12/24, दैट इज 1/2। तो देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1/c2, हेंस इट इज कोइंसिडेंट, है ना, इट इज कोइंसिडेंट, क्योंकि वो वही वर्ड यूज करने के लिए बोला है। और तीसरा इक्वेशन है 6x माइनस 3y, तीसरा भी इक्वेशन, तो ये बहुत ही सिंपल है ये सब चीजें, 6x माइनस 3y और प्लस 10 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट है 2x माइनस y और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हियर फिर अगर आप करोगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो ये हो गया 3 अपॉन 1 कह लो, और b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3 अपॉन -1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट -3 और -1 है मल्टीपल, तो वो 3 अपॉन 1 ही हो गया। और तब हम फिर c1 अपॉन c2 निकालते हैं जो कि 10 अपॉन 9, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 but does not equal to c1 upon c2, hence it has no solution। और उसी का वर्ड इसने यूज किया है पैरेलल लाइंस, hence पैरेलल लाइंस, पैरेलल, ठीक है। तो बेसिकली यही चीजें हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरी टाइप की चीजों पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ऑन कंपेयरिंग, फिर से यही कह रहा है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कितना इजी है, क्लियर है स्टूडेंट, इसी पे है। कंसिस्टेंट कब होगा, जब वन सॉल्यूशन होगा और मेनी सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब नो सॉल्यूशन होगा। तो इसमें भी 5 सवाल है, हम कोई 2 सवाल बनाते हैं, ठीक है। मैंने पहले वाले में तीनों बना दिया, जरूरत नहीं था, एक सवाल भी बनाना काफी था इसके लिए। अब थर्ड नंबर में हम कोई 2 सवाल बनाते हैं, और जो देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो
थर्ड और फिफ्थ जो देखने में डिफिकल्ट लग रहा है ना, हम उसी को उठाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3/2x और प्लस 5/3y और इक्वल टू 7, राइट। तो आप ना इसको पहले सॉल्व कर लो, प्रॉपर इक्वेशन बना लो जैसे होते हैं, और उसको भी हम लोग इधर कर देंगे। तो ये 6 एलसीएम 3 टाइम्स गया, 3 3 जा 9x हो गया, और ये 2 टाइम्स गया तो ये 10y हो गया, और ये 7 है तो ये 7 6 जा 42 हो गया। अब ये 9x प्लस 10y इक्वल टू 42, तो उसको इधर ले आएंगे तो -42 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें वन सोल्यूशन मैनी सोल्यूशन टाइप का चीजें निकालना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट निकालना है। तो ये हो गया। एंड सेकेंड इक्वेशन जो आपका है, सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y और इक्वल टू 14। तो मैंने आपको कहा है कि इसको इधर ले आएंगे तो -14 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप निकालो हियर a1 अपॉन a2 इक्वल टू 9/9, दैट इज इक्वल टू 1/1, और b1 अपॉन b2 इक्वल टू 10/-10, तो ये हो गया -1, राइट, ये हो गया -1। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया हुआ है कि जब हम इन चीजों को निकालेंगे और वहीं अगर हमें पहले a1/a2 और b1/b2 में माजरा क्लियर हो जाएगा तो हम c1/c2 नहीं निकालेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 बिकॉज 1 डज नॉट इक्वल टू -1, 1 और -1। आप ये कह सकते हो, अगर मैं प्रॉपर रिजल्ट प्रॉपर मीन्स की जानना चाहूं कि 1 और -1 के बीच में कितना का गैप है, 2 का गैप है, क्योंकि -1 से हम पहले 0 आएंगे, हम सिर्फ इंटीजर जैसे मैंने बताया आपको, इरेशनल नंबर नहीं। तो -1 से 0 और 0 से 1, तो 2 का गैप है, राइट। और तो उस कंडीशन में हियर a1/a2, देयरफॉर a1/a2 does not equal to b1/b2, hence one solution therefore consistent। तो ये वन सोल्यूशन आया, इसलिए ये कंसिस्टेंट हो गया, है ना। तो एक चीजें हमने थर्ड नंबर ये पार्ट थर्ड था वो हमने देख लिया। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। तो जब भी कभी अपॉन में क्वेश्चन हो आपको प्रॉपर इक्वेशन बना लेना चाहिए। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट को आते हैं। फिफ्थ पार्ट कहता है कि 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसमें भी आपको इक्वेशन का एलसीएम लेके और ये 4x प्लस 6y इक्वल टू 8, तो ये 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, तो उसको माइनस 12 कर दिए इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हियर a1/a2 इक्वल टू 4/2, तो दैट इज इक्वल टू 2। b1/b2 इक्वल टू 6/3, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2, एंड c1/c2 equal to -24/-12, minus cancel, 12 2s. So all three values are equal, hence it is many solution, therefore many solution, है ना। और many solution जब आया तो that means therefore consistent,
कंसिस्टेंट। तो ये भी चीजें हो गया, ठीक है। अब फोर्थ नंबर में फिर है ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ, और इसके बाद इसका मतलब है कि अब हमें ग्राफ वाले पार्ट को भी टच कर लेना चाहिए। और नेक्स्ट और आगे का क्वेश्चन 5th 6 ये सब जो चीजें हैं, फिर 7th में ग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 4 में ग्राफ है। तो अब मैं एक एक करके इन चीजों को बताता हूं। अब देखो, हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बेस हम जान लेते हैं, और इसके बाद फिर हम ग्राफ के चीजों को ये करेंगे, ग्राफिक मेथड वाला भी चीजें उठा लेंगे। फिर ग्राफ, तो ग्राफ में हमें मालूम है कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर मैं, ये 0 है, ओरिजिन जिसको कहते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। कोऑर्डिनेट इसका 0 0, मतलब x भी 0 y भी 0। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दोनों केस में एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, इसमें हमारा x माइनस और y प्लस होता है, इनमें दोनों माइनस होते हैं और इनमें x प्लस और y माइनस होता है, ठीक है। तो ग्राफिक वाले में इन जनरली अगर मैं एक बात आपको और बताऊं कि सपोज करो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। मान लेते हैं कि हम मन से एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे जनरली जो बच्चे एक्सपर्ट होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, हमें 3 वैल्यूज लेना चाहिए। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि अगर आप 2 वैल्यूज भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं भी कहता हूं आपका काम जरूर चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल बेहतर है कि अगर आप x और y का 3 वैल्यूज लो, है ना। क्योंकि कोई भी चीज आपने आगे चलकर भी देखा होगा, जैसे अगर आप ग्राफ में 2 वैल्यू को लेकर भी लाइन अगर ड्रॉ करना चाहोगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहोगे, बिल्कुल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हो सकता है वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेढ़ा या कुछ क्लियरिटी ना आए, बट अगर आप 3 पॉइंट ले लिए और कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको जरूर उसका प्रॉपर लाइन ड्रॉ होगा, है ना, और वो ठीक भी रहता है। अब उनमें जो भी आप 3 वैल्यू लेते हो x और y का, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो एक्सपर्ट हैं वो तो डायरेक्टली कोई भी इक्वेशन रहता है, कोई भी गिवन इक्वेशन, वो वर्बल कैलकुलेट करके, मेंटल कैलकुलेट करके x और y का यहाँ पे वैल्यू ले लेगा कि भाई x का ये डालेंगे तो y ये आएगा, x ये डालेंगे y ये, या y ये डालेंगे तो x ये आएगा, और 3 वैल्यू ये रहा, ये इक्वेशन 1 हो गया। और फिर हमने दोनों को इक्वेशन 2 ले लिया और फिर हम फटाफट ग्राफ बना दिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ये सब है थोड़े जो एक्सपर्ट स्टूडेंट हैं। बहुत सारे बच्चे जो थोड़े से जिनको दिक्कत होती है, उनको कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें कैलकुलेट करने के लिए मैं एक इजी तरीका बता देता हूं। हालांकि ये तरीका उन स्टूडेंट के लिए भी है जो थोड़े नॉलेजेबल हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके लिए भी है। उनको भी शायद अभी एक वर्ड में बोलूंगा, शायद उनको भी वो बातें पता ना हो, तो पता हो जानी चाहिए। तो इस तरह से यहां हम क्या करते हैं, इनमें से कोई एक वेरिएबल हम x और y किसी को भी ले जा सकते हैं। सपोज हमने y को ले लिया तो 2x इक्वल टू हो गया 12 माइनस 3y, और इससे अब हम x इक्वल टू 12 माइनस 3y अपॉन टू। तो x को हमने फ्री कर दिया, x हमारा फ्री है, उसके साथ कोई भी मल्टीपल नहीं है ना, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो ये जो x है इसको हम कहते हैं, इसका ये एक वेरिएबल का इसका नाम होता है, और मैं वही जानना चाहता हूं। इसमें बहुत सारे बच्चे रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इस जो फ्री हो गया उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और इस केस में ये y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे कैलकुलेट करने में, डायरेक्ट कैलकुलेट करने में दिक्कत हो,
तो उनको एक वेरिएबल को उधर ले जाना चाहिए, आप किसी भी वेरिएबल को ले जा सकते हो। इस केस में मैंने y को ले गया तो y किसी के साथ क्लब्ड हो गया और x यहाँ फ्री है, तो जो फ्री है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और जो किसी के साथ क्लब्ड हो गया वो इंडिपेंडेंट। अब अगर आप x को ले जाते हो उधर तो x इंडिपेंडेंट हो जाता, y डिपेंडेंट हो जाता, है ना। ऐसा नहीं है कि x ऑलवेज डिपेंडेंट होता है, ऐसा नहीं है। जिनको आप फ्री रखोगे वो डिपेंडेंट हो गया, तो वो डिपेंड कर रहा है दूसरे पे। यानी हम लोग वी ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड, वो अपने आप निकलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू पुट करते चले जाओ, एक्स का वैल्यू अपने आप निकलेगा। तो सपोज करो y का वैल्यू हमने 0 पुट किया तो ये 12 माइनस 3 इंटू 0। अब वो भी अगर कैलकुलेट करना है तो साइड में आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 12 माइनस 3 इंटू 0 तो ये हो गया 12/2, तो यानी कि 6 हो गया, ठीक है। y को अगर आपने 1 पुट किया तो 12 माइनस 3 इंटू 1 3 हो गया, तो 9/2, तो ये 4.5 हो गया। अब अगर किसी बच्चे को पॉइंट लेना अवॉइड करना है तो आप इस पेड़ को छोड़ सकते हो, लेकिन 0.5 बच्चों ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। आपको जानना चाहिए कि जो आपके ग्राफ पेपर में वो जो गैप होते हैं वो 1 सेंटीमीटर के होते हैं, इसमें बीच में भी 5 जो मिलीमीटर होता है ना, जो 10 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर जो गैप होते हैं, एक घर भी कहते हैं उसको, एक घर या 1 सेंटीमीटर जो एक स्क्वायर होता है, उसके ठीक बीच में आपको एक और थोड़ा हल्का डार्क ब्लैक होता है, तो वो 0.5 हो गया, है ना। अगर आपने 1 का आपने लिया साइज, एक घर को आपने 1 माना, 1 सेंटीमीटर को आपने 1 माना, तो जो बीच वाला एग्जैक्ट लाइन है वो 0.5 हो गया। तो आप वैसे भी जो एक छोटा छोटा मिलीमीटर का वो ये है 0.1, 0.2, 0.3 उसको कंसीडर कर सकते हो, तो उनमें कोई इश्यूज नहीं है, बिल्कुल इजीली आप उसको समझ सकते हो। तो इसीलिए अवॉइड करने का ऐसा कोई बात नहीं है। और अगर उसके बाद अगर आपने y को 2 दिया तो 12 माइनस 6 तो 6/2, तो ये 3 हो गए। और अब आप इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकते हो, इसके कोई लिमिटेड नहीं है, लिमिट नहीं है कि 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 100 वैल्यूज निकलेंगे, बिल्कुल नहीं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकते हो जितना आप चाहो, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरली सिर्फ 3 ही लेते हैं। और अब अगर कोई स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है क्या हम x का वैल्यू डालें पहले तो हम y नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको डिफिकल्टी होगी। x का वैल्यू 2 डालोगे तो फिर आपको यहाँ पे आप ये 2 को उधर लोगे तो 4 हो गया, तो 12 माइनस 3y इक्वल टू 4 हो गया, तो फिर माइनस 3y इक्वल टू 8 हो गया, है ना। फिर y इक्वल टू 8/3 हुआ, तो आपको कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, अननेसेसरी पूरी तरह से आपको कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो जब मैं कोई बात को फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ तो आप उसको फॉलो करो, आपको इजी होगा। मैंने कहा आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू पहले डालना है, हम उसी का डालते हैं, डिपेंडेंट अपने आप निकलता है ना। तो यहाँ पे वही काम करते हैं और इस तरह से ये 3 वैल्यूज निकल गए। तो ऐसे ही हम ये इक्वेशन 1 है, ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन के लिए निकालेंगे और फिर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करने के बाद देखेंगे कि वो कौन सा टाइप का सॉल्यूशंस है ना। और एक चीज हाँ ठीक है, ग्राफ को प्लॉट करेंगे फिर हम लोग देखते हैं कि कौन सा सॉल्यूशंस है। तो ऐसे ही हम कोई भी वैल्यूज निकालते हैं। एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं आपको, वैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यूज हम रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई पेयर में दोनों में x और y में कोई एक वैल्यू 0 का है, ओरिजिन का है, तो उस पेयर को स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका x और y पर्टिकुलर कंडीशंस के अकॉर्डिंग दोनों 0 आए, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर दोनों में कोई x या y एक वैल्यू 0 आता है और दूसरा कुछ भी आता है, तो उस पेयर को स्टैंडर्ड वैल्यूज कहते हैं। और आप जितना भी वैल्यूज लो,
आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम एक स्टैंडर्ड वैल्यूज जरूर लें। जो एक हम स्टैंडर्ड वैल्यूज जो भी आएगा एक ही आएगा, तो हम वो वैल्यू, अगर किसी का वैल्यू 0x या y का आ पा रहा है तो वो वैल्यू हम जरूर लें। ठीक है, एक से ज्यादा मान लो 2 कंडीशन में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि जहां पे x 0 आए y कुछ आ जाए, या y 0 आए x कुछ आ जाए। वहां पे ऐसा नहीं कि y 0 आया और x अगर 2 आया फिर y 0 लेंगे तो 2 को छोड़ के कुछ और x आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है अगर x 0 है तो y कुछ आएगा और y 0 है तो x कुछ आएगा, ऐसा पॉसिबल है। तो वो दोनों ही पेयर को स्टैंडर्ड वैल्यूज कहेंगे। लेकिन अगर आप वहां पे 2 ना 1 भी अगर आप स्टैंडर्ड वैल्यूज का पेयर, ये सब चीजें स्कूल में मैं दावे के साथ कहता हूं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट या कुछ भी चीजें हम कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे ना उसमें खास डाल देंगे। यही चीजें होता है। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे, 9th का टॉपिक पढ़ाएंगे, तो उनमें भी हम बातों बातों में ऐसी बात करेंगे जो उसने ना पहले पढ़ा है और ना ही उसको उन बातों को पढ़ने के लिए बड़े अंदर जाकर पढ़ना पड़ेगा, तब जानकारी होगी। अगर नॉर्मल तरीके से पढ़ाई हुई या नॉर्मल तरीके से हमने स्कूल में क्लास अटेंड किया और हम सोचेंगे कि उन बातों को हम जान लेंगे, उस गहराई को, नहीं, मैं नहीं मानता। बहुत कम जो जिनमें बहुत बारीकी से बचपन से बहुत बेहतर तरीके से वो डेप्थ में जाकर पढ़ने की आदत है, या और उस टाइप का कोई ऐसे ट्यूशन टीचर, कोई ऐसे लोगों ने, कोई अपने घर के एल्डर्स ने अगर कुछ बताया है तो एक अलग बात है। तो मैं भी टीचर रहा हूं, तो हमें एक लिमिटेशन होता है कि हमें यही चीज ये करना है और भागना है। तो आप अगर सिर्फ स्कूल जाकर और सोचोगे कि हम अपने से पढ़कर हम गहराई की बात जानेंगे, तो ये कतई नहीं मानने वाली बात है। ये पॉसिबिलिटी 2-5% के लिए होता है, वो भी अगर आपने प्रीवियस वाले क्लासों में अच्छा से पढ़ाई किया है, आपको सुपर डुपर रिजल्ट हो रहे हैं, तो आपको वैसा पढ़ने की आदत है, आप वैसा इंटरेस्ट लेते हो गहराई में पढ़ने का, तब आप अलग अलग बुक देखते हो, तो आपको नई नई बातें पता चलेगा। और आप सोचोगे कि हम सिर्फ अपने में पढ़ें और या मोटा मोटा कोई ट्यूशन टीचर से हल्के फुल्के तौर तरीके से पढ़ लें, या स्कूल में हम ये टॉपिक पढ़ाई हो गई, तो आप उतनी बातें जानोगे नहीं जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा। और जब मैं आपको कोई भी बात बता दूंगा तो वो फिर आप सभी बुक कैप्चर कर लोगे। आपको सिर्फ एनसीईआरटी से मतलब नहीं, आप सभी बुक के ऊपर में एकदम होल्ड बना सकते हो अगर आप उस बुक पे जाना चाहो तो। ठीक है, एनीवे, तो बस ये बात है। और अब हम ग्राफ पे आते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग ग्राफ के मैटर पे आते हैं। और स्टूडेंट्स देखो, अब जब हम इसको पहले तो उन चीज़ों को हमने देख लिया, ठीक है, और अब हम पहला जो 3.1 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस पे आते हैं और उनमें कुछ ग्राफिकल टाइप का चीज़ें जो अभी हमें आएगा। 3.1 एक्सरसाइज हम देखते हैं, फिर जहाँ पे ग्राफ आएगा वहाँ पे बिल्कुल कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you. Where, when, where there. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Right? तो represent the solution algebraically and graphically. ठीक है, तो क्या कहता है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको एल्जेब्रिकली का मतलब हो गया इक्वेशन में बनाओ और फिर इसको ग्राफ में भी शो करो। ठीक है, कोई सोच नहीं। देखो, तो कहता है आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you. अब यहाँ पे हम सवाल को 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल
दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपके बुक में 2 वेरिएबल है तो हम 2 वेरिएबल यूज करेंगे, और क्लास 8 में 1 वेरिएबल था तो हम 1 वेरिएबल यूज करेंगे। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब present age of aftabs equal to x years and present age of his daughter equal to y years। तो 7 years ago आफ्ताब्स एज equal to x minus 7 years, his daughter's age equal to y minus 7 years। अब according to question, आफ्ताब says that I was 7 times old as you, यही है कंडीशन, है ना। तो उसका प्रेजेंटेशन भी आपको ऐसे करना चाहिए। तो लेट आफ्ताब टेल्स द डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। 7 years ago इतना हो गया, I was वो जो था 7 times old as you। अब इसको अब आप जब ओपन करोगे तो x minus 7 equal to 7y minus 49, और फिर ये इधर आ गया x minus 7y equal to minus 7 plus 49, है ना। तो नहीं सॉरी, ये minus 49 plus 7, minus 49 अपने जगह पर है, हमने 7 को उधर मूव किया तो प्लस 7, तो minus 42। और चूंकि इसको हम लोग ग्राफिक मेथड से x और y का वैल्यू लेंगे तो इसको उधर ही रहने देंगे। तो x माइनस 7, एक सिचुएशन ये आ गया। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि 3 years from now, 3 years also 3 years from now I shall be 3 times as old as you। तो 3 years hence, 3 years hence कहें या from now कहें तो उसका एक ही मतलब होता है कि मतलब आज के बाद। तो आफ्ताब एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब एज हो जाएगा x प्लस 3 years, और हिज डॉटर्स एज हो जाएगा ये हो जाएगा y प्लस 3 years। तो आफ्ताब जो है अपने डॉटर के 3 टाइम्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स कभी कभी बच्चों को एक दिक्कत ये भी आती है कि ये 7 कहाँ लगाना है, 7 टाइम्स इधर लगाना है कि इधर लगाना है, उसी तरह 3 कहाँ लगाना है ना। तो जो स्टेटमेंट कह रहा है आफ्ताब जो है उसका 7 टाइम्स, जो बच्चे हैं उसका 7 टाइम्स, बच्चा अगर y है उसका 7 टाइम्स मतलब 7y, तो बच्चे की तरफ लगाना है, ठीक है। उसी तरह इसका 3 टाइम्स। तो अब आप जब इसको ओपन करोगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, और ये x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, तो 6 हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब हम लोग यही था एल्जेब्रिकली, अगर हम इसे ग्राफिकली करेंगे तो ग्राफिकली अब आप देखो इस दोनों इक्वेशन को फिर से दोबारा लिखो यहाँ पे। ओ क्या इक्वेशन था, ये था x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू y माइनस 7, है ना। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, हाँ x माइनस 7y
इक्वल टू -42, ये था। तो इक्वेशन 1 है x माइनस 7y इक्वल टू -42। अब x और y हम लोग डायरेक्टली ऐसे ले लेते हैं वैल्यूज, ठीक है, उतना निकाल। तो x को 0 करेंगे, x को 0 करेंगे और y हमारा हो जाएगा 6, y हो जाएगा 7 6 42, तो -42 हो गया, ठीक है, कोई सूझ नहीं है। अब अगर हम y को 3 लेते हैं, अगर हम y को 3 लेते हैं तो ये हो गया -21, तो x भी हो गया -21, राइट, x भी हो गया -21। और अगर हम इसको 9 लेते हैं, y को अगर हम 9 लेते हैं तो ये हो गया 9 इंटू 7 63, तो 63 -63, तो ये हो गया 21, ठीक है, क्योंकि x को अगर आपने लिया x 7 इंटू 6 -42, उस वक्त में ये 0, तो -42 हो गया। आपने लिया x को y को 3, तो ये हो गया -21, और ये -21 अगर करेंगे तो -42 हो गया। अब आपने देखा कि ये 3 के टेबल्स वगैरह में आ रहा है, तो अगर आपने 9 लिया, हो सकता था आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई हमने लिया y को 0, तो सर हम y को 0 ले लेते हैं, ले लो अगर तुम्हें लेना है तो, और ये हो गया -42, तो ऐसा भी। अब कहोगे कि सर मेरे को -42 प्लॉट करने में बहुत दिक्कत होगी, ऐसा कोई बात नहीं है, हम उसी मल्टीपल में रखेंगे कि आपको दिक्कत ना हो। और दूसरा केस ये था फ्रॉम 1, आपने लिया यहाँ पे फ्रॉम 1, और दूसरा फ्रॉम 2 अगर हम लेंगे तो x और y आप देखो x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है, तो x आपने y को लिया -2, तो ये हो गया माइनस और माइनस +6, तो ये हो गया 0। आपने y को आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करके भी कर सकते हो, और मैं डायरेक्टली ले रहा हूं। y हो गया आपका -2, तो ये हो गया 6, ठीक है, और उस केस में हो गया x 0। अगर आपने x को ले लिया 6, तो y हो गया 0। अगर आपने y को लिया -1, तो ये -1, तो ये -1 प्लस हो गया, तो ये हो गया 3, और x हो गया 3, ठीक है, फाइन। तो इस तरह से आपका दोनों ही वैल्यूज आपने ले लिया, और अब आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के टाइम में हम देख रहे हैं कि x का नेगेटिव साइड में -42 है, और पॉजिटिव साइड में कुछ है ही नहीं। पहले क्वेश्चन में इसमें पॉजिटिव साइड में 3 है। y का हम देख रहे हैं, y का हमारे पास पॉजिटिव साइड में 6 है और नेगेटिव साइड में 2 है, -2 है, तो कोई सूझ नहीं है। आप इसको नेगेटिव साइड में x को थोड़ा सा ज्यादा स्पेस ले लो, और ये हमने नेगेटिव साइड का x ले लिया, ऐसे कर दो, ठीक है, और आपने नेगेटिव साइड का x थोड़ा बड़ा ले लिया, यहां हो गया x, ये y, और ये x डस्ट, और ये y डस्ट। अगर मैं y के एक एक घर को 1 लूं तब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि 6 घर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल इजीली ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और ये -1 -2 ऐसे, और ये 0। और अब x के एक एक घर को अगर मैं 3 लूं तो 14 घर में ये चीजें बनेगा 42। हो सकता है 14 घर हम नहीं ये कर पाए, तो कोई बात नहीं है, हम x के एक एक घर को यहाँ पे अगर मैं 3 लूंगा तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9 12
15 ऐसे, ठीक है। अब हम x को, दूसरा इक्वेशन था, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 -3 -6 -9 -12 -15 -21 -24 -27 -30 नहीं आ पाए वहाँ पे, कोई बात नहीं, हम दो लाइन से ही हमारा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब x अगर 0 है और y 6 है तो ये पॉइंट आ गया। आप यहाँ पे 0,6 ऐसा लिख सकते हो, लिख दोगे और अच्छी बात होगी। x -21 और y 3, यानी कि ये आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -21,3 और x, तो दो ही वैल्यू, एक वैल्यू आपका यहाँ आया और एक वैल्यू आपका यहाँ आया। इन दोनों लाइन को अगर आप मिलाते हो तो ऐसे आएगा और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो। सिमिलरली जिस टाइप का सिचुएशन है, आप देख रहे हो कि -42 में यहाँ पे कटेगा, यानी ऑब्वियस सी बात है ये कुछ ऐसे चलकर यहाँ पे एक्सिस को कट करेगा, यहाँ पे कहीं एक्सिस को कट करेगा, तो ठीक है ऐसे कर दो। और जो भी इक्वेशन है x - 7y, जिस चीज का इक्वेशन बना उसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, x 0 और y -2, x 0 और वो -2 वो यहाँ हो गया 0, -2। दूसरा x 6 और y 0, यानी एक कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया 6, 0, और तीसरा कोऑर्डिनेट x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1, ठीक है। पहले x का 0 और y का -2 ये हो गया, x का 6 और इसका 0 ये हो गया, x का 3 और ये -1 यानी ये हो गया। तो देखा जाए तो ये पॉइंट हमारा अब देखा जाए ये पॉइंट तो हमारा यहीं पे हुआ, लेकिन ये तो बिल्कुल बुरा लगेगा देखने में, तो आपको एक्सिस को जरूर ये बढ़ाना चाहिए थोड़ा सा, अभी बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ भी एक्सिस को बढ़ा दो। और जो भी इक्वेशंस था, जो भी x - 3y = समथिंग 6 ऐसे था, तो ये भी आप वहां पे लिख दो। तो ऐसे ही इक्वेशन के लाइंस आपको बनाने हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ग्राफ के भी प्लॉटिंग करने का भी सिस्टम आपको माइंड में रखना चाहिए कि क्या तरीके हम फॉलो करें जिससे हम कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशंस का आराम से हम वैल्यू ले सकें और इसको आराम से हम उसको प्लॉट कर सकें। इसका सेकेंड पार्ट कहता है द कोचेज ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900, यानी कि हम मानकर चलते हैं कि एक बैट खरीदने में x रुपीज लगता है और एक बॉल खरीदने में y रुपीज लगता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर, अब मैं बार बार ग्राफ नहीं बनाऊंगा, उसमें टाइम वेस्ट होते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू ₹x एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू ₹y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 3 बैट एंड 6 बॉल, 3 बैट एंड 6 बॉल को हमें 3900 लगता है। अब स्टूडेंट, आपको ये लगता है कि ये एक बड़ा इक्वेशन हो गया, तो कोई बात नहीं है, आप इसमें से कोई सेम चीज, जैसे 3 आपने कॉमन ले लिया तो ये x + 2y हो गया, है ना। अब ये 3 आपका उधर चला गया 3900, यहां पर भी आप काट सकते हो
और ये 3 को उधर ले जाओगे तब भी, तो 3 1 जा 3 3 जा, यानी कि आपका x प्लस 2y x प्लस 2y इक्वल टू 1300। इस रिजल्ट का जो इफेक्ट, मतलब इसका जो, इस इक्वेशन का जो रिजल्ट होगा और पहला वाला दोनों सेम चीज है, क्योंकि उसी से ये निकला है, उसी से ये किया गया है, निकाला गया है। तो जब भी कभी आपको ऐसा कोई इक्वेशन लगे और उनमें सभी से कोई पर्टिकुलर नंबर कॉमन आ रहा हो, तो उसको लेके उसको छोटा बना लेना चाहिए, ताकि आपको इजी रहेगा सॉल्व करने में। और दूसरा कहता है लेटर ही बाइज another bat and 3 more ball in 1300 rupees, यानी कि अगर अगेन अब ये कहता है कि another bat and 3 more ball in 1300 rupees, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को लेकर आपको सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को लेकर पहले 3 बैट और 6 बॉल 3900, और फिर अनदर, हाँ अब ये कहता है लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल इन 1300, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है, एल्जेब्रिकली, मतलब यही चीज, इसका ग्राफ भी नहीं बनाना है, सिर्फ यही चीज ज्योमेट्रिकली निकालना था। अब नेक्स्ट कहते हैं द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन डे आर फाउंड टू बी ₹160, ये भी बिल्कुल उसी तरह का है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी ₹X और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी ₹Y। तो ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका तीसरा पार्ट कि 2x प्लस y, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे 2x प्लस y, क्योंकि 1 kg एप्पल का कॉस्ट हमने x रुपीज माना और 1 kg ग्रेप्स का y रुपीज माना, तो ये हो गया 2x प्लस y इक्वल टू 160। और दूसरा आफ्टर 3 months कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, यानी कि 4x और प्लस 2y इक्वल टू 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो ये चीजें अब इस वाले इक्वेशन से आप इसको छोटा भी बना सकते हो, और यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन ही बनाने के लिए कह रहा है, तो आप बना दिया आपने। और ग्राफ फिर अगले एक्सरसाइज का जहाँ पे कह रहा हूँ वहाँ पे हम आएंगे और उसका ग्राफ भी बनाएंगे, एक आध ग्राफ जरूर बनाएंगे ताकि आपको और भी इजी हो जाए, ठीक है। तो अब आते हैं 3.2 एक्सरसाइज पे, फाइन। और कई बार ऐसा भी होता है जो यहाँ पे हमें कहता है उसका एरिया निकालो। कई बार ग्राफ ऐसा कह देता है जिसका हमें एरिया निकालने के, जैसे अभी हम एक ग्राफ एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, एग्जांपल 4। एग्जाम्पल 4 है, पेज नंबर 47 एनसीईआरटी का, पेज नंबर 47। तो एक्सरसाइज 3.1 हो गया, अब हम 3.2 कर रहे हैं, और ठीक है 3.2 के पहले एक हमने एग्जाम्पल चूज किया क्योंकि वो ठीक सा एग्जाम्पल दिख रहा है, और कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में फिर उसका एरिया भी निकालने के लिए कहते हैं। तो x प्लस 3y इक्वल टू 6, x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये पहला इक्वेशन है। और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 ये दूसरा इक्वेशन है। तो ये आपने पहला और ये दूसरा दिया, अब फ्रॉम 1 कर दिया। फ्रॉम 1 आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करके निकालना है, कैसे निकालो, हम लोग जल्दीबाजी में बस एक साथ डायरेक्टली ऐसे ही निकाल लेते हैं। 3 वैल्यूज, x को आपने 6 डाला, y 0 आ गया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमें मिल गया। y को आपने 2 लिया तो ये 6, तो ये x 0 हो गया। y को आपने 1 लिया तो ये 3 हो गया, तो x 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका 3 वैल्यूज मिल गए।
और फ्रॉम टू सेकेंड इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, फ्रॉम टू, तो x और y जब हम बात कर रहे हैं तीनों का, तो यहाँ पे आप देखो 2 × 6, अगर आपने x को 6 लिया तो 12 हो गया -0, तो ये 0 हो गया। और इसके बाद अगर आपने लिया इससे और बड़ा, अगर आप वैल्यू लेना चाहें, सपोज करो 2 9 जा, अगर 18, 2 9 जा 18 और -3 2 जा 6, ये भी आप ले सकते हो, है ना, 2। फिर आप 7.5 भी चाहो तो ले सकते हो, तो ये 15 हो गया। और 15 में से y को अगर हम 1 लेंगे तो ये 3 और ये 7.5, तो 7.5, तो ये 15 - 3, ठीक है। हम ऐसा भी ले सकते हैं, हम और चाहें तो हम y को हम -2 ले लें, तो ये हो गया +6 हो गया, और x हो जाएगा 6 हो जाएगा, x 6 हो जाएगा, ठीक है। y को हम -1 ले सकते हैं, तो ये +3 हो जाएगा, तो ये 9, तो ये 4.5 हो जाएगा। कई सारी वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको इजी है वैसे 2-3 पेयर आप लेके, और वैल्यूज कुछ भी लोगे, ग्राफ एक ही बनेगा, ग्राफ का जो प्लॉटिंग है वो एक ही बनेगा। तो x में हमारा 6 या 9 तक मैक्सिमम है, और y में हमारा 2 तक वगैरह ही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप देखो, ठीक है। इनफैक्ट थोड़ा सा और आप इस लाइन को और ऊपर ही ले लो, क्योंकि y में भी आपका ज्यादा कोई बड़ा वैल्यू नहीं है, 0 x y x डस्ट y डस्ट। अगर आप 1 लेते हो तो आप 6 तक जा पाओगे, और 3 भी ले सकते हो, जैसा भी सोचो दोनों में चलेगा। अगर आप 3 लेते हो तो ये 3 6 9 12 15 ऐसे। यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3, यहाँ पे फिर -3 -6 -9, यहाँ पे -1 -2 -3। x के एक घर को अगर हम 1 लेंगे तो x डेस्ट में भी वही लेना पड़ेगा। इसी तरह से y के एक घर को, यानी एक स्क्वायर को, यानी 1 सेंटीमीटर को हमने 1 लिया तो y डेस्ट में भी वही लेंगे। और अगर हमने x के एक घर को, यानी 1 सेंटीमीटर को 3 लिया तो x डेस्ट को भी 3 लिए। तो x और y में हम अलग अलग लेते हैं या ले सकते हैं। तो x का 6 y का 0, तो वो यहाँ आ गया, है ना। x का 6 और y का 0, आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दो 6 और 0। x का 0 y का 2, वो यहाँ आ गया 0,2। x का 3 y का 1, वो यहाँ आ गया 3,1। तो यानी कि ये पॉइंट आप जब इसको ये करोगे, ये पॉइंट और फिर ऐसे आएगा, यानी इसको ऐसे बढ़ा दो, ऐसे जा रहा है जैसे, ठीक है। ये आपको सीधा पॉइंट लेना है, और ग्राफ के लाइन को एक ही बार ड्रॉ करना है, और यहाँ पे जो भी है उसको एरो कर देना है। और x + 3y, कहीं भी इसको आप नोट डाउन कर दो, x + 3y = 6। दूसरा जो है x का 6 y का 0, फिर ये यही पॉइंट हुआ,
दूसरा x का 9, y का 2, y का 2, तो ये यहां पे आ गया। हाँ, 9 और 2, x का 7.5 और y का 1, तो यहां पे आ गया। x का 6, y का -2, x का 6, 12, नहीं ये नहीं हो सकता, ये वैल्यू गलत है, आप ये कह रहे हैं x का 9, y का 2, ठीक है, x का 7.5, ये 1, तो ये ऐसे वैल्यूज आ जाएंगे। और y का अगर 2 करते हो तो ये y का 2, तो ये हो गया x का 9 हो गया, तो ये ऐसा हमारा 12 आ गया। 3 वैल्यूज ऑलरेडी हमें मिल गया, हम इसी 3 वैल्यूज को लेकर ये कर लेते हैं। अब इसको ड्रॉ कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये लाइन अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो ऐसे जाएगा। अब अगर ये कहता है कि x एक्सिस पे एक ट्रायंगल बन रहा है, x एक्सिस पे, यहां पे अगर इसका एरिया निकालने के लिए कहे तो ये बेस हो गया 1 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पे 6, तो बेस 6 हो गया और हाइट 2 हो गया। तो एरिया अगर हमको निकालने के लिए कहता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका आप ए बी सी कुछ भी नाम दे दो, इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 6 इंटू 2, तो 2 3 तो ये 3 2 6 स्क्वायर यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट। अब अगर कई बार यहाँ पे एरिया कहता है तो हम यहाँ पे जो भी है ए बी सी नाम देंगे और इसका एरिया निकालेंगे। कई बार उसको हमको सेट करने के लिए कहता है, अगर x एक्सिस पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसको सेट करो, या y एक्सिस पे जो ट्रायंगल बन रहा है आप उसको सेट करो। तो इस तरह का चीज़ें हमें देता है जो हम उसको सेट वगैरह करते हैं और हम उसका निकालते हैं। तो हमने ग्राफ भी देखा और ये भी देखा, ठीक है। और बस मैं आज यहीं पे स्टॉप करता हूँ और फिर हम लोग आगे फर्दर देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और 3.2 में जो 1-2 क्वेश्चंस हैं वो, और सब्स्टिट्यूशन मेथड और फिर एलिमिनेशन मेथड अगले क्लास में देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और बस आपको मैं वही कहना चाहूँगा कि आप मेरे से कंसल्ट करते हो तो आपको मैंने अपना YouTube चैनल वगैरह भी बताया हुआ है। तो आप कहीं भी ये सारे टीचर्स के वीडियो आप देखो, सभी टीचर्स वगैरह अलग अलग सभी सब्जेक्ट में बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं और आप बड़ा ही आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, है ना। एग्जाम्सन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर लोग पढ़ाते हैं सब, तो इस तरह से आप देखो, मेरा भी आपको उसमें दिखेगा। आप देवर फाउंडेशन के आप फेसबुक पेज पे जाओगे, और अगर आप वैसे मेरा एकदम क्लब्ड वीडियो देखना चाहते हो कि कहाँ पे है एक एक करके, तो राजहंस ट्यूटोरियल्स यूट्यूब मैंने जो आपको चैनल बताया है आप उस पर ओपन करके देख सकते हो, सब्सक्राइब लाइक भी कर सकते हो और उसको देखो। उसमें जब 10th का जो है आपको मिलेगा और बाकी अलग अलग क्लास का भी होता है, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू सो मच, यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका, आज हमने 2 मेथड्स को इनफैक्ट ग्राफिक मेथड किया और एक और मेथड किया, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अलग मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।